हाँ, हाय फ्रेंड्स, हम लोग कॉची थ्योरम के अंदर और एक सम करने वाले हैं। सम क्या है? कॉस पाई जेड स्क्वायर, और ये फंक्शन दिया हुआ है और सर्कल के अंदर है क्लोज्ड कर्व वापस से, और जेड का इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, ये सम नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर समर 24 में पूछा गया है। ओके, चलो, तो ये सम करने के पहले हमें करना क्या पड़ेगा? देखो, ये जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू, इसके रूट्स निकालने जरूरी पड़ेंगे। जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू, जेड कॉमन निकालेंगे, जेड माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, जेड माइनस 2, तो इसके रूट्स मिलेंगे z माइनस 1 एंड z माइनस 2। इसके रूट्स आप कैल्सी भाई के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो कैल्सी भाई के हेल्प से कैसे निकालने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सिंपल थिंग है, आपको इक्वेशंस के ऊपर जाना है, इक्वेशंस के ऊपर जाना है, मोड के ऊपर जाना है। मोड प्रेस करने के बाद इक्वेशन करके ऑप्शन मिलेगा, उसको प्रेस करना है। अननोन पूछेगा कैल्सी भाई, हमें अननोन नहीं लेना है, डिग्री के ऊपर डिग्री लेना है। यहां पे जो पॉलिनोमियल है इसका स्क्वायर है, डिग्री सेकेंड डिग्री है, तो हम लोग 2 प्रेस करेंगे। ए का वैल्यू कैल्सी भाई हमें पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद बी का वैल्यू साइन के साथ उठाना है, -3 आएगा, और बाद में डी का वैल्यू 3 आ जाएगा। ओके, ये वैल्यूज प्रेस करने के बाद कैल्सी भाई देखो, ए का वैल्यू हमने 1 दिया, उसके बाद बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू 2 देना है आपको। ओके, ये देने के बाद कैल्सी भाई x1 का वैल्यू हमें बता रहा है 2 और दूसरा वैल्यू बता रहा है x2, ये 1 बता रहा है। इसका मतलब ये होता है z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1, मतलब यही रूट मिले हैं। ओके, तो यहां पे देखो z की 2 वैल्यूज मिल गई है, z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह होता है z इज इक्वल टू x प्लस आई होता है, आई वाई होता है, मतलब z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आई हो जाएगा, और यहां पे z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आई हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 रहेगा। यहां पे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, यहां पे तो मुझे इनके x और y कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अभी सर्कल की बात करेंगे, तो यहां पे देखो मैं सर्कल की बात कर रहा हूं। सर्कल क्या दिया है? z इज इक्वल टू 3 दिया है, z इज इक्वल टू 3, इसके साथ z माइनस z0, ये सर्कल का इक्वेशन मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको कॉची का जो पहला लेक्चर लिया हुआ है उसके अंदर ये इक्वेशन बताया हुआ था, इज इक्वल टू r रहेगा। r क्या रहेगा? तो रेडियस आपकी मिलेगी 3, डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर करने के बाद z0 का वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब 0 है। ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा है x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आने वाला है? 0। ओके, इसके अंदर कोई भी डाउट है आपको तो मेरा फर्स्ट बेसिक कॉची का बेसिक लेक्चर फर्स्ट वाला देखो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करो तो ही आपको कॉची के प्रॉब्लम सॉल्व करने, कॉची थ्योरम्स के अंदर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो अभी यहां पे देखो, इससे हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करते वक्त ये जो पॉइंट है 0,0 हो गए, इसके बाद ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे -2 -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें रेडियस 3 मिली है। इसका मतलब ये होता है कि ये सर्कल यहाँ से ऐसा चलेगा, यहां से ऐसा चलेगा, और यहां पे भी 3 रहेगा, -3, तो यहां पे भी ऐसा चलेगा ये, और यहां से ऐसा चलेगा। ओके, तो ये 3 को पकड़ के चलेगा क्योंकि 0,0 इसके सेंटर पॉइंट है। ओके, ये क्लियर होने के बाद हमें जो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये जो कंप्लीट फंक्शन है, इसको मैं कैपिटल f ऑफ z बोलता हूं। ये जो कंप्लीट फंक्शन है f ऑफ z, ये नॉन एनालिटिक फंक्शन है। अभी इसके अंदर
जो सिंगुलर पॉइंट है वो दो सिंगुलर पॉइंट मुझे मिल गए हैं, ये दो सिंगुलर पॉइंट मिले हैं, इसके अंदर ये सर्कल के अंदर लाइज हो रहे या नहीं हो रहे ये हम लोग देखेंगे। यहां पे देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिले, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 यहां पे मिल रहा है और y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, ये तो मुझे सर्कल के अंदर मिला है। दूसरा 1 और 2 ये भी सर्कल के अंदर ही लाइज हो रहा है, मतलब दोनों जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाइज हो रहे हैं। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, z is equals to 2 and z is equals to 1 inside the सर्कल के अंदर मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, सर्कल के अंदर मिल रहे। अभी सर्कल के अंदर ये मिल चुके हैं हमें, ओके। अभी ये जो फंक्शन है नॉन एनालिटिक था, इसके अंदर मिल रहे, लेकिन जो ऊपर वाला जो फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू cos पाई z स्क्वायर इज एनालिटिक है, ठीक। देयरफॉर हमें अभी देखो इसके, ये एनालिटिक है, अभी हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे सॉल्व करना है, कॉची थ्योरम्स के पास जाना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, तो हमें बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना है तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन इसके रूट्स मिले हुए हैं z-1 और z+2। तो यहां पे देखो मैं कैल्सी भाई से कैसे ये रूट्स निकालने हैं और नहीं निकालने हैं वो भी सिंपल चीज में भी यहां पे बता रहा हूं, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैं ये छोटा चीज भी बता देता हूं, ओके। इसके बाद a, इसके बाद b, यहां पे z-1 और z+1 नहीं है, z-2 ही है, ओके। यहां पे देखो अभी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लेंगे, इज इक्वल टू a z-2 प्लस b z-1 अपॉन z-1 एंड z-2, यहाँ पे z-1 एंड z-2, ओके। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गए, हमें इक्वेशन क्या मिला, देखो इक्वेशन मिलता है 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो a z-2 प्लस b z-1, ओके। अभी देखो मैं केसेस ले लूंगा, केस 1 और यहाँ पे केस 2। केस 1 के अंदर z-2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे z-1 इज इक्वल टू 0, z-2 z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैं z इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो a वाला चीज खत्म हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे b इंटू 2 माइनस 1, तो ये b का वैल्यू मुझे मिलेगा 1, ओके। और अभी जब भी z इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, z इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो यहां पे b खत्म हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 1 इज इक्वल टू a -1, तो a का वैल्यू मुझे मिला है -1, ओके। तो यहां पे देखो मैं ये फर्स्ट जो इक्वेशन है इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये हो गया 1 अपॉन z-1 एंड z-2 इज इक्वल टू, a का वैल्यू हो गया माइनस अपॉन z-1 और b का वैल्यू हो गया b का वैल्यू है 1 अपॉन z-2, ओके। अभी हम लोग ने ऊपर वाला फंक्शन को क्या लिखा है, f ऑफ z dz, ओके। और इधर c मतलब क्लोज्ड कर्व के अंदर है z-1 एंड z-2, ओके। तो यहां पे देखो मैं क्या करता हूं अभी, f ऑफ z dz अपॉन z-1 और इसको साइन क्या आया है माइनस, प्लस यहां पे 1 है z-2 f ऑफ z dz,
और इसको इंटीग्रेशन सेपरेट किया। सेपरेट क्यों करना पड़ा? ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग ने सेपरेट कर लिया है। ओके, तो इसके वैल्यूज मिले, ये सेपरेट करके मिला है हमें। अभी ये दोनों भी पॉइंट सर्कल के कहां हो रहे हैं? अंदर लाइज हो रहे। तो कॉची का ये वाला कॉची इंटीग्रल थ्योरम इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ओके, हम में क्या क्या कॉची ने जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, ये अगर कंपेयर करेंगे z माइनस ए, तो यहां पे z माइनस ए से कंपेयर करेंगे तो यहां पे a का वैल्यू मुझे मिल रहा है 1। तो यहां पे क्या होने वाला है? 2 पाई आई एफ ऑफ ए के जगह पे मैं 1 लिखूंगा, प्लस यहां पे माइनस साइन साथ में लिखना है, भूलना नहीं है। ओके, उसके बाद यहां पे 2 पाई आई और यहां पे a का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो फंक्शन क्या था? एफ ऑफ जेड क्या था आपका? फंक्शन था cos पाई जेड स्क्वेयर। तो एफ ऑफ ए पहले ए का वैल्यू 1 है, 1 अगर मैं पुट करता हूं cos पाई, जेड के जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये स्क्वेयर हो गया, तो ये हो गया आपका cos पाई ही रहेगा। cos पाई का वैल्यू आता है -1। उसके बाद एफ ऑफ 2 है, 2 अगर पुट कर देता हूं तो cos पाई इंटू 2 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाता है cos 4 पाई इज इक्वल टू। अभी आपको ये नहीं आ रहा है तो सीधा आप कैल्सी भाई का हेल्प लेके कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको कैल्सी भाई के हेल्प से ये सॉल्व करना है। तो सिंपल cos पाई का मैं दिखा है, cos पाई मतलब 180 होता है, तो ये आप देख सकते हैं -1 आ रहा है। वैसे ही cos ये 4 पाई मतलब 180 इंटू 4 करेंगे तो कैल्सी भाई अपने को क्या वैल्यू दे रहा है? 1 वैल्यू दे रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या आने वाला है? 1। ओके, तो यहां पे मैंने ये वैल्यूज निकाल के ली है। अभी यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं -2 पाई आई और इसका वैल्यू आ गया है -1 प्लस इसका 2 पाई आई इंटू इसका वैल्यू आ गया है 1। ओके, तो यहां पे मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? ये हो गया 2 पाई आई, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 2 पाई आई, तो इनका मिला के क्या हो जाएगा? 4 पाई आई। ओके, ये मुझे फाइनल आंसर यहां पे मिल चुका है। ओके, तो यहां पे देखो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूं सिंपल। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, ये सी है, ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको पहले क्या करना है? सर्कल देखना है, सर्कल ड्रॉ करना है, उसके साथ जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में अगर ऐसा इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करके उसके रूट्स निकालने हैं। उसके लिए आप कैल्सी का हेल्प ले सकते हो, या तो आपको सिंपल करने को आता है मेथड से तो वो कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। ओके, लेकिन इसके बाद उसके जो रूट्स आने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। उसके लिए अगर डाउट होता है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देख सकते हो, उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। पार्शियल फ्रैक्शन भी सिंपल होता है, इसमें बहुत सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी मैं यहाँ पे करके दिखा दिया है। ओके, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट आ जाएगा इधर से इधर, और ये होने के बाद ये आपको करना है, और बाद में ये पार्शियल फ्रैक्शन रहेगा और इससे ओके, और बाद में सेपरेट होने के बाद आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला देखना है। इनसाइड लाइज हो रहा है रूट या आउटसाइड, या ये केस के अंदर दोनों भी कोऑर्डिनेट अंदर सर्कल के अंदर लाइज हो रहे थे, इसके लिए इसको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो गया। अगर नहीं होता था, एक भी बाहर होता था, तो उसको सीधा 0 एप्लीकेबल होता था। ओके, वैसे भी सम हम लोग लेने वाले हैं। ओके, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस कॉची थ्योरम के अंदर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और थैंक्स, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।